हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। मेरा नाम है प्रिंस पांडे और आपको स्वागत करता हूँ अपने छोटे से प्यारे चैनल P2 एजुकेशन में। तो अभी तक हम लोगों ने फ्रिक्शन के बारे में जान लिया है कि फ्रिक्शन क्या होता है। ठीक है, फ्रिक्शन एक टाइप का फोर्स होता है जो कि किसी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को अपोज करता है ना। हम लोग जानते हैं ये कि फ्रिक्शन क्या होता है। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, किसी एक सरफेस के कांटेक्ट में रहता है, किसी एक कोई भी ऑब्जेक्ट जो है किसी एक दूसरे सरफेस पे रखा ही रहेगा। जैसे कि मेरे ये टेबल पर बुक्स रखे हुए हैं बहुत सारे। चाहिए मार्कर से हम लोग इस व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं। ये जो लिख रहा हूं मैं राइट, ये कैसे लिख रहा हूं? फ्रिक्शन की वजह से। इस पे क्या हो रहा है, इस पे हमारा इस पे हमारा इस व्हाइट बोर्ड पे इस मार्कर का जो मार्कर है वो फ्रिक्शन कर रहा है, घिस रहा है उसके ऊपर, तभी तो लिख पा रहा है ना। तो फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन एक टाइप का फोर्स होता है जो कि किसी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को अपोज करता है। ठीक है, हम लोगों ने इस साइड एफ फोर्स अप्लाइड किया तो हमारा फ्रिक्शन बाय नेचर आता है, दो सरफेसेस के इंटरेक्शन की वजह से आता है। ठीक है, फ्रिक्शन क्या होता है? अपोजिट फोर्स होता है। अगर हम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के मोशन में, मूवमेंट में, तो दो सरफेसेस के इंटरेक्शन की वजह से एक अपोजिट फोर्स आ जाता है स्मॉलर, जिसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। क्या ये बाय नेचर आता है। ठीक है, लेकिन हम लोग फ्रिक्शन किसी भी ऑब्जेक्ट का घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हम लोग आज पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। ठीक है, हम लोग फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि फ्रिक्शन को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा मेन दो फैक्टर्स है। ठीक है, मेन दो फैक्टर है जिसपे हमारा फ्रिक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। फर्स्ट हमारा है रफनेस ऑफ द सरफेस प्रेजेंट। सेकेंड हमारा है द एक्सटेंट बाय विच द टू सरफेसेस कैन बी प्रेस्ड टुगेदर। ये दो फैक्टर्स हैं। फर्स्ट में हमारा सरफेस का रफनेस का बात किया गया है, जो कि मैं फर्स्ट वीडियो में आप लोग को दिखाया था कि एक बुक के ऊपर अगर हम लोग इस मार्कर को रोल कर रहे हैं तो इजिली रोल हो रहा था। मैं एक्सपेरिमेंट दिखाया था कि इजिली रोल हो रहा था। और वही अगर इस पे मैं कोई कपड़ा रख देता हूं, जैसे कि ये कपड़ा है एक में, जैसे कि ये एक कपड़ा रख ले रहा हूं और तब इसके ऊपर मूव करा रहा हूं इस ऑब्जेक्ट को, तो हमारा मूवमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, इस मार्कर का वेलोसिटी जो है रोलिंग में वो घट जा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां सरफेस जो कॉपी का था वो ज्यादा स्मूथ था कपड़े के मुकाबले ना। तो हमारा फ्रिक्शन डिपेंड करता है रफनेस ऑफ द सरफेस, सरफेस के रफनेस पे। और साथ ही साथ दूसरा हमारा एक फैक्टर है द एक्सटेंट बाय विच द टू सरफेसेस कैन बी प्रेस्ड टुगेदर। हमारा दो सरफेसेस जो हमारा है, एक ये सरफेस है और एक ये सरफेस है, इन दोनों के बीच अगर इस मतलब ये तो हमारा टेबल रखा हुआ है, जैसे मान लेते हैं ये टेबल है, इसके ऊपर ये हमारा बुक रखे हैं मान लीजिए। ठीक है, ये हमारा क्या है? बुक है, ये हमारा टेबल है। तो टेबल तो हमारा सॉलिड है, टेबल फिक्स है। बुक जो हमारा है वो भी सॉलिड है, लेकिन हम बुक पे अगर एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई कर दे तो इसका फ्रिक्शन और बढ़ जाएगा। या हम लोग एक एक करके अच्छी तरह से समझने को ट्राई करेंगे। एक्सपेरिमेंट अपना डेली लाइफ में हम लोग जो देखते हैं उस व्यूज के माध्यम से हम दोनों को समझेंगे। सबसे पहला देखते हैं रफनेस ऑफ द सरफेस प्रेजेंट। अब देखिए यहां बात आ गया रफनेस का। रफनेस यानी कि दो हमारा, हम लोग को इतना तो मालूम है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच ही फ्रिक्शन लगता है। हा? ये एक कॉपी है, ये एक सरफेस, ये एक किताब है, ये एक सरफेस, और दोनों के इसके ऊपर इसको रखा हूं और इसको मैं इसके ऊपर ऐसे चला रहा हूं, तो ये फ्रिक्शन लग रहा है। साउंड आप लोग को एक मिल रहा है फ्रिक्शन की वजह से। ठीक है, तो हम लोग को सरफेसेस क्लीन दिखाई देते हैं। नॉर्मली हम इस बुक को देख रहे हैं तो ये सरफेस हमें क्लीन दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये प्लास्टिक देख रहे हैं, ये लंच बॉक्स, ये भी क्लीन दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर इसको हम माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखें, माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें, तो इसका जो सरफेसेस है एकदम स्मूथ, आपको प्लेन ऐसा नहीं दिखाई देगा। इसका जो सरफेसेस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो इरेगुलर टाइप में होता है, उसमें ऐसे अप्स एंड डाउन अप्स एंड डाउन अप्स एंड डाउन रहता है। ठीक है, ऐसे टाइप में रहता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं? इरेगुलर। ठीक है, इरेगुलर। कोई भी सरफेस 100% आपको
प्लेन स्मूथ जल्दी नहीं मिलेगा, ठीक है, उसमें थोड़ी इरेगुलरिटीज रहती ही है। और हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट में फ्रिक्शन लगता है, वो क्यों लगता है? क्योंकि मान लीजिए कोई भी सरफेस है, तो हमारा जो नीचे का सरफेस है जिसके ऊपर मान लीजिए दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो भी ऐसे इरेगुलर शेप में होगा। देखने में नेकेड आई में हमको स्मूथ दिखेगा, सरफेस प्लेन दिखेगा, लेकिन अगर हम उसको माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखें तो वो कुछ ऐसे इरेगुलर टाइप में दिखाई देगा। अब इसके ऊपर मैंने अपना बुक रख दिया, इसको भी हम लोग माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखेंगे तो इसका भी इसे इरेगुलरिटीज में ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों का जो इरेगुलरिटीज है वो इंटरलॉक हो जा रहे हैं, जैसे कि ये अप अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक है, ये अप डाउन अप डाउन। ये हमारा टेबल है, ये टेबल का सरफेस है इरेगुलर, ये बुक का सरफेस है इरेगुलर। अब दोनों जब इसके ऊपर हम लोग रख रहे हैं तो दोनों का जो इंटरलॉक्स है, दोनों का जो इरेगुलर शेप है, इरेगुलरिटीज है जो सरफेस का, वो इंटरलॉक हो जा रहा है। और जितना ज्यादा इंटरलॉक होगा उतना ज्यादा हमारा फ्रिक्शन बढ़ जाता है। तो वही बात हमारा फर्स्ट कॉज आ रहा है कि रफनेस ऑफ द सरफेस, रफनेस ऑफ द सरफेस प्रेजेंट। सबसे पहला फैक्टर रफनेस, सरफेस के रफनेस पे डिपेंड करता है हमारा फ्रिक्शन। अगर हमारा रफनेस ज्यादा है किसी सरफेस का तो उसका जो अप्स एंड डाउन है वो भी बड़ा बड़ा होगा, हा? तो उसमें क्या होगा, ये अच्छी तरह से इंटरलॉक करेगा। जितना ज्यादा हमारा बड़ा होगा अप्स एंड डाउन, वो उतनी अच्छी तरह से इंटरलॉक कर लेता है, ठीक है। इसलिए हमारा जो फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है रफनेस, ऑब्जेक्ट के रफनेस पे, ठीक है। हमारा जितना ज्यादा सरफेस जो है रफ होगा उतना ज्यादा उस पे मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट को उस पे हम लोग मूव करेंगे तो उसके मूवमेंट में प्रॉब्लम होता है जितना ज्यादा सरफेस रफ होगा। जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड है, इस पे मुझे ये हैंड रब करने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये बहुत ही स्मूथ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं यही वॉल पे करूं और ये वॉल मेरा अगर ये है तो वॉल इस पे जितना मैं इजिली मूव कर रहा हूं, ये इस पे इतना इजिली मूव नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सरफेसेस जितना क्लीन रहेंगी ना उतना फ्रिक्शन जो होगा वो कम होगा। मतलब समझिए, यहां पे देखिए लिख रहा हूं, स्मूथ लिखता हूं, क्लीन नहीं, स्मूथ। अगर हमारा स्मूथनेस ज्यादा होगा, किसी सरफेस का स्मूथनेस ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन भी हमारा कम होगा, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। हमारा जो फ्रिक्शन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, हमारा स्मूथनेस अगर ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन कम होगा, ठीक है। जितना ज्यादा स्मूथ सरफेस उतना फ्रिक्शन कम, ठीक है। अब स्मूथ सरफेस से तो फ्रिक्शन कम क्यों है? क्योंकि उसका जो इरेगुलरिटीज है, जो सरफेस का इरेगुलरिटीज है वो कम होता है और वो अच्छी तरह से एक दूसरे को इंटरलॉक नहीं कर पा रहा है। जैसे कि आप लोगों को अपने एनसीईआरटी बुक में ही एग्जांपल दिया गया है, दो स्टूडेंट्स है और वो एक बार डायरेक्ट रोल कर रहे हैं ऑब्जेक्ट को लकड़ी पे, वो रोल कर रहा है और दूर तक गया है। और इसमें देखिए हमारा जो बच्चा रोल कर रहा है ऑब्जेक्ट को, उसके आगे कपड़ा रख दिया है, तो हमारा रोल करके कपड़ा जब नीचे रख दिया है तो वो ऑब्जेक्ट कपड़े पे जब रोल किया है तो उतना दूर नहीं गया है। जितना डिस्टेंस उसी हाइट से ऑब्जेक्ट पहले कवर किया था, कपड़ा रख देने के बाद वही डिस्टेंस कम कवर कर रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो कपड़ा है उसका सरफेस कम स्मूथ है उस टेबल के मुकाबले, इसलिए हमारा यहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा हो रहा है और ये ऑब्जेक्ट ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पा रहा है, ठीक है। मतलब कि इसको इतना डिफिकल्ट नहीं है, इमेजिन करके पढ़िए, एकदम आराम से समझ आएगा, ठीक है। जितना सरफेस स्मूथ होगा उस पे आप उतना स्लिप करेंगे। पक्का है आप लोग का घर का, हर किसी का फ्लोर है, अगर उस पे मैं ऑयल गिरा दूं तो थोड़ा चिकना टाइप में हो जाएगा ना, ऑयली, तो उस पे देखिए आप आराम से फिसल के गिर जाएंगे। अब क्यों गिरेंगे? क्योंकि वहां जो हमारा सरफेस के ऊपर मैंने ऑयल लगा दिया, वो उनके बीच क्या कर रहा है, फ्रिक्शन को कम कर दे रहा है। जो इरेगुलरिटीज है उसमें वो भर गया और उसको वो रफनेस को कम कर दिया, ठीक है। तो ऐसे होता है, रफनेस की वजह से हमारा फ्रिक्शन डिपेंड करता है। अगर रफनेस ज्यादा होगा
तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, रफनेस कम होगा तो फ्रिक्शन कम होगा। फ्रिक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रफनेस के, हम लोग ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रफनेस। अब रफनेस सॉरी ये एन छूट गया। फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रफनेस, ये याद रखिए, हो गया फैक्टर वन। फैक्टर वन क्या है? फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रफनेस, मतलब कि फ्रिक्शन ज्यादा अगर रफनेस ज्यादा, और फ्रिक्शन कम अगर रफनेस कम, ठीक है। फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा होगा जितना वो सरफेस रफ होगा, और फ्रिक्शन उतना ही कम होगा जितना कि वो सरफेस स्मूथ होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला फैक्टर, रफनेस ऑफ द सरफेस प्रेजेंट। सबको समझ आया पहला फैक्टर, तो मैं अभी इसे मिटा देता हूं, ठीक है। सेकंड फैक्टर का हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए सेकंड फैक्टर हम लोगों ने लिखा है कि हमारा अगर उस दो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है किसी एक सरफेस पे, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर इस पे प्रेशर हम लोग डालेंगे, ठीक है, तो उतना ही क्या होगा, इसका पार्टिकल्स के जो इनका जो सरफेस का इंटरलॉक हुआ है ये और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने इसका एग्जांपल देके आप लोगों को समझाया था कैसे इंटरलॉक होता है। तो ये हमारा टेबल का सरफेस, ये हमारा बुक का सरफेस, ठीक है। ये अगर मैं प्रेशर कम दे रहा हूं तो ये इसके अंदर पूरा नहीं घुस रहा है, ठीक है, पूरा नहीं घुस रहा है, इसके ऊपर पड़ा रह गया, तो हम लोग थोड़ा मूव कर सकते हैं। लेकिन इसको अगर प्रेशर में ज्यादा दे दूं, तो प्रेशर ज्यादा दे दिया तो ये पूरा अंदर घुस गया, अब इसको मूव करने में प्रॉब्लम होगा। ठीक वैसे ही जैसे कि ये मैं एक बुक रखता हूं अपने हाथ में, तो इस पे ये बुक मैं ऐसे रखा हूं, अगर मैं इसे छोड़ दूं तो ये नीचे गिरेगा, क्यों? ग्रेविटी की वजह से। इस बुक को मैंने अपने हाथ पे रखा है, लेकिन ये हमेशा एक नीचे की तरफ इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। वो फोर्स कौन सा होता है? सबको पता है। एक ऑब्जेक्ट हमारा अगर रखा हुआ है कहीं भी, तो हमेशा हर एक ऑब्जेक्ट पे एक हमारा ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, सबको पता है कि हमारा पृथ्वी हर एक वस्तु को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो हमारा ये बुक टेबल पे रखा हुआ है और इस पे हमेशा एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग W वेट मानते हैं, ठीक है। वेट क्या होता है? मास इंटू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, mg। ये जी क्या है? एक्सक्लेरेशन है, ठीक है, एक्सक्लेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। जी मतलब एक्सक्लेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और मास क्या है? m है हमारा इस बुक के अंदर अमाउंट ऑफ द पार्टिकल कह सकते हैं, ठीक है। m क्या है? अमाउंट ऑफ द पार्टिकल। g क्या है? एक्सक्लेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए जितना ज्यादा ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, मतलब कि वो ऑब्जेक्ट उतना ही डाउनवर्ड की तरफ दबेगा। हाँ? ये हमारा बुक है, इस पे जितना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब कि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? वेट का फॉर्मूला क्या है? mg। W इक्वल टू mg, है ना। तो g तो हमारा कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकेंड, तो ये g तो हमारा कांस्टेंट है। तो अगर g कांस्टेंट हो गया तो वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और मास क्या है? अमाउंट ऑफ द पार्टिकल। तो पहले एक बुक लिया था, आराम से अपने हाथ पे होल्ड किया, एक बुक बढ़ाया, अभी भी होल्ड कर पाए हो, लेकिन थोड़ा सा यहाँ वेट बढ़ गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पार्टिकल अमाउंट जो है बढ़ गया। यहाँ क्या हो गया? 2 बुक आ गया। तीसरा ले लिया और वेट बढ़ गया, चौथा ले लिया और वेट बढ़ गया, पांचवा ले लिया और वेट बढ़ गया। अब मेरा हाथ दुखने लगा ऐसे होल्ड करके, ठीक है। तो अभी देखिए इसको मैं अपने हाथ पे मूव कराऊं तो मुझे ज्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है, ज्यादा फोर्स लगेगा। आपको मैं एक्टिविटी एक करके टेबल पे दिखाता हूं, देखिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे हमारा कोई ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है उस पर फ्रिक्शन डिपेंड करता है। देखिए ये हमारा एक बुक रखा हुआ है सिंगल, और मैं इसको टेबल पे इजिली मूव कर पा रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे है, मैं फोर्स लगाया, मूव किया, लेकिन कुछ दूर जाकर रुक गया। क्यों? क्योंकि उस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और उसके वजह से ये ऑब्जेक्ट रुक जा रहा है। लेकिन अगर मैं इसका वेट बढ़ा दूं
2 बुक रख दो, 3 बुक रख दो, तो इसको मूव करने में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ और उतने ही फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, लेकिन ऑब्जेक्ट उतना डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस पे अब क्या हो गया, फ्रिक्शन बढ़ गया। और मैं अगर फोर्स अप्लाई करूं इस पे, और सॉरी फोर्स नहीं, और इसका वेट में बढ़ाऊं, तो उतना ही ज्यादा हमारा फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, उतना ही ज्यादा हमारा क्या हो रहा है, फ्रिक्शन बढ़ जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस पे हमारा वेट बढ़ गया है। ठीक है, जितना ज्यादा वेट बढ़ाएंगे ना, उतना उसको मूव करने में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, ये सरफेस हमारा स्मूथ है, इसलिए इस पे फ्रिक्शन थोड़ा कम है। ठीक है, और वही अगर हमारा रफ ऑब्जेक्ट होगा, जैसे कि मैं अपने इस एक्सपेरिमेंट को फ्लोर पे करके दिखा रहा हूँ, ये फ्लोर हमारा थोड़ा रफ है। ठीक है, अब मैं इसको, इस बुक को इस फ्लोर पे मूव कर रहा हूँ, तो इस पे क्या हो रहा है, फ्रिक्शन बढ़ गया है। ठीक है, उतना मूव नहीं कर रहे जितना कि हमारा टेबल पे कर रहा था। ठीक है, अभी यहाँ वेट में बढ़ा दिया, तो ये और भी इसका फ्रिक्शन बढ़ गया। तो फ्रिक्शन हमारा 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब ये एक कर दिया, तो ये इजिली हमारा हाथ पे मूव कर पा रहा है। हम लोगों ने टेबल पे करके देख लिया, अच्छी तरह से समझ गए। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा किसी ऑब्जेक्ट का वेट बढ़ता है, वैसे वैसे हमारा, मार्कर कहाँ रख दिया मैं, वैसे वैसे हमारा फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता जा रहा है। मार्कर कहाँ गया? जैसे जैसे हमारा वेट बढ़ता जाता है, मैं इसे निकाल देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बताऊंगा। मतलब जितना ज्यादा हमारा किसी ऑब्जेक्ट का वेट होगा, उतना ज्यादा वो ऑब्जेक्ट अपने दूसरे वाले सरफेस पे क्या करेगा, प्रेशर देगा। ये हमारा एक सरफेस था, इसके ऊपर हम लोगों ने क्या रखा था, बुक रखा था ना, तो बुक ही समझेंगे। ये एक पतला बुक है, और ये हम लोगों ने ज्यादा बुक रख लिया था, जैसे हम लोगों ने समझा प्रैक्टिकली करके देख के। अभी यहां देखिए सिंगल बुक था, तो इस पे हमारा mg वेट जो है कम है। ठीक है, इसका कितना है, मान लीजिए ये हमारा बुक 100 ग्राम था। ठीक है, 100 ग्राम वेट के हिसाब से इसका समझ रहे हैं। ठीक है, और ये जो है हमारा 100 100 100 100, ये हो गया 400 ग्राम। तो इसका क्या हो गया, वेट ज्यादा हो गया ना, इसका वजन ज्यादा हो गया। तो इसका वजन ज्यादा हो गया, मतलब ऑब्वियसली कि ये जो सरफेस है, ये जो 4 बुक्स है, इसके ऊपर ज्यादा फोर्स दे रहे हैं। ठीक है, और ये जो है इसके ऊपर कम फोर्स दे रहा है, क्योंकि हमारा वेट जो है हमेशा ग्रेविटी अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, W=mg, मास जितना ज्यादा होगा उतना वेट ज्यादा होगा। ठीक है, तो जो हमारा इंटरलॉक होता है इन 2 सर्फेसेस के बीच में, इस पे हमारा कम फोर्स लग रहा है ना, ऊपर ऐसे कम प्रेशर ये हुआ है, तो ये इजिली मूव करेगा इसके कंपैरिजन में, जैसे हम लोग के टेबल पे करके देख चुके हैं। ठीक है, इसको मूव करने में हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, मतलब कि इस पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कम है, इस पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेट। ठीक है, फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम लोग कह सकते हैं फ्रिक्शन, सेकेंड फैक्टर हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम लोग ऐसा कह सकते हैं, जितना भारी हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसको हमें मूव कराने के लिए उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अब उतना ज्यादा फोर्स क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहां अपोजिंग फोर्स जो है वो बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ये रखा हुआ है इस सरफेस पे, और हमें इस ऑब्जेक्ट को मूव कराना है फोर्स अप्लाई करके। अब इधर फोर्स मान लीजिए हमारा 5 न्यूटन हमारा फ्रिक्शन है। ठीक है, फ्रिक्शन इक्वल टू 5 न्यूटन। अब हम इधर 2 न्यूटन देंगे तो क्या फोर्स मूव करेगा, नहीं। 4 न्यूटन देंगे तो क्या ऑब्जेक्ट मूव करेगा, नहीं, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स हमारे अप्लाई फोर्स से ज्यादा है। 5 देंगे तो हमारा इक्वल होगा। ठीक है, और अगर हम 5 न्यूटन से ज्यादा कर दिए, 6 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर दिए, जस्ट यहाँ एग्जांपल में समझा रहा हूं वैल्यूज के थ्रू। अब मैंने यहाँ 5 न्यूटन फ्रिक्शन है और 6 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो ऐसे होता है हमारा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन 2 चीजों पे डिपेंड करता है, आप लोग को समझ आ गया। ठीक है, मैं फिर से
सम अप कर देता हूं दोनों फैक्टर्स को। फर्स्ट फैक्टर था हमारा रफनेस ऑफ द सरफेस प्रेजेंट। ठीक है, हमारा सरफेस के रफनेस पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन ज्यादा होगा या कम होगा। जितना ज्यादा हमारा सरफेस रफ होगा उतना ज्यादा इंटरलॉक होगा दो ऑब्जेक्ट के सरफेसेस के बीच में, उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा। और जितना कम रफनेस होगा उतना हमारा कम इंटरलॉक होगा और हमारा फ्रिक्शन कम होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट। और सेकंड तो अभी भी लिखा हुआ है कि हम लोग का सरफेस हम लोग का जितना ऑब्जेक्ट जो है वो डाउनवर्ड फोर्स जितना ज्यादा रहेगा उतना हमारा उस ऑब्जेक्ट को मूव करने में प्रॉब्लम होगा। मतलब कि जितना ज्यादा वेट रहेगा किसी ऑब्जेक्ट का उतना ज्यादा उसका फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, उतना ज्यादा उसका फ्रिक्शन रहेगा। ठीक है, किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में हम लोग, दो ऑब्जेक्ट के सरफेसेस के बीच में हम लोग जब ये इंटरलॉक रख देते हैं तो ये ऑटोमेटिक इंटरलॉक हो जाता है, हमें इंटरलॉक करना नहीं पड़ता है। दो सरफेसेस को जब हम कांटेक्ट में लाएंगे ना तो ऑटोमेटिक दोनों का जो सरफेस है इंटरलॉक हो जाएगा, क्योंकि इनके इरेगुलरिटीज की वजह से हमें फ्रिक्शन लाना नहीं पड़ता है। फ्रिक्शन बाय नेचर आ जाता है, क्योंकि हमारा 100% स्मूथ और क्लीन सरफेस जल्दी अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये था हमारा फैक्टर्स। हाँ, हम लोग फैक्टर्स के बारे में समझ गए कि फ्रिक्शन हमारा किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को फ्रिक्शन अच्छी तरह से समझ आया होगा। ठीक है, फ्रिक्शन अच्छी तरह से समझ गए और उसके साथ ही साथ हम लोग फैक्टर्स के बारे में भी समझ गए कि किस किस फैक्टर पे हमारा फ्रिक्शन डिपेंड करता है। तो अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम मिलेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के साथ। ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। अगर वीडियो आपको जरा भी मदद की और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि अगला वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सको। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।